अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूज़ कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमें दो कैडेट्स हैं, दनियाल भाई एंड जवाद भाई, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि कैडेट लाइफ कैसी होती है। तो सबसे पहले हम जवाद भाई को रिक्वेस्ट करेंगे वो बताएंगे कैडेट लाइफ कैसी होती है। जी जवाद भाई। सबसे पहले मैं सिद्धार्थ भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मैं आज अपनी कैरेट लाइफ के बारे में थोड़े से अपने इजहार ख्याल को जज्बात को आज बोलने का मौका दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मतलब एक दो टाइप के मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक सिविलियंस होता है और एक आर्मी की तरफ से आर्म फोर्सेस के इदारे होते हैं। तो ये है कि सिविलियंस इदारे लोकल इदारे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए, और इसके अलावा एक होते हैं आर्म फोर्सेस के इदारे होते हैं, आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि कैडेट कॉलेजेस हो गए, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गए, मिलिट्री कॉलेजेस हो गए। तो मेरा ये है कि मैं मिलिट्री कॉलेजेस मैं कैडेट कॉलेज से अपनी स्टडी हासिल कर रहा हूँ। हमारे साथ दानियाल भाई भी हैं जो कि मिलिट्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इतना फ़र्क है, हम कैडेट्स हैं, ये मिलिट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि कैडेट क्या चीज़ है, कैडेट है क्या चीज़, कैडेट का लफ्ज़ का क्या मतलब है। कैडेट का मतलब है क्लेवर, एक्टिव, डिसेंट, एनर्जेटिक स्टूडेंट। मतलब ये होता है कि और चीज़ में चालाक भी हो, होशियार भी हो, हर वक्त एक्टिव भी हो और एनर्जी फुल भरी हुई हो। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जितनी भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो हो के काम कर सकें, और उसके बाद फुल एक्टिव हों, उनकी पर्सनैलिटी से भी शो हो कि वो कैडेट हैं। तो ये, और उसके बाद ये है कि कैडेट में दाखिला कैसे लिया जाए। कैडेट तो ये चीज़ है, फिर आगे मैटर ये करता है कि कैडेट में दाखिला किस तरह लिया जाए, उसमें एंट्री कैसे होती है। तो ये बात इस तरह है कि आर्म फोर्सेस की अपने स्टेप्स बाय स्टेप्स, जैसे आप देख सकते हैं कि आर्म फोर्सेस में जो उनकी रैंकिंग बाय स्टेप है, सब लेफ्टिनेंट हैं, फिर लेफ्टिनेंट हैं, फिर मेजर, कैप्टन, इस तरह इनके भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इनके स्टेप्स होते हैं। टेस्ट लेने का अंदाज होता है फुल हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से वो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि कैडेट क्या चीज़ है। तो वो सबसे पहले एंट्री टेस्ट होता है, उसमें ये होता है जिस तरह BMA में एक एंट्री टेस्ट होगा, उससे पहले जाकर उसमें सेम वैसे होता है। वो थोड़ा सा लो लेवल का होता है, सिर्फ 8th क्लास के में स्टूडेंट जो कि 8th क्लास का ही सिलेबस होता है, 7th क्लास का सिलेबस होता है, बिल्कुल 7th पंजाब बोर्ड से आप जो सिलेबस होगा आपको वो सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि इसके मुताबिक आपका टेस्ट एंट्री टेस्ट दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल होगा, टेस्ट में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, इतने खास नहीं होंगे, बस थोड़े से ऐसे होंगे कि थोड़े से मुश्किल होंगे। बस ये कि थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेन वॉश आपका होना चाहिए इसके लिए। क्योंकि एक जैसे होता है कि आपने बायोलॉजी को डिफाइन करता है, इसी तरह वो कहेंगे कि आप ह्यूमन लाइफ को डिफाइन करें, क्योंकि बायोलॉजी मीन लाइफ, उसमें आप जाते हैं ह्यूमन लाइफ भी आ जाता है, एनिमल्स लाइफ। वो कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को कैसे वो ज़ाहिर किया जाए, तो आप वो बायोलॉजिकली लेके आप कर सकते हैं, उन्हें ह्यूमन लाइफ को आप कर सकते हैं। तो ये होता है इसी तरह। अब एंट्री टेस्ट होगा, उसके बाद एंट्री टेस्ट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो मतलब सक्सेसफुल होंगे, जिन्होंने 80-90 से अब परसेंटेज लिए जाएंगे, तो फिर आगे नेक्स्ट ये होगा कि वो कुछ दिनों के बाद आपको दोबारा इस कॉल करेंगे कि congratulations, your son word has been succeeded in entrance test exams। तो उसके बाद दूसरा सर ये होगा कि फिर दूसरा मरला ये होगा कि वो अपने पास बुलाएंगे। तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट किया जाएगा उनका कि आया कि जो फर्स्टली जो मेडिकली मेन इशू होता है स्टूडेंट्स का, कोई मेडिकल फिटनेस हो गई, नी नॉकिंग हो सकता है, पाँव का फ्लैट होना हो सकता है उनका, उनके मतलब कोई और मसला, नाक की हड्डी का, जो भी मतलब जो आइदर मेडिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है उनकी। तो मतलब जो मेन होती हैं वो पहले देख लें, जो मेन होती हैं, उसके बाद दोबारा एक बार फाइनल भी होता है। तो मेन जो पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये वो काम के नहीं होते इतने खास उनके लिए, तो उसको अलग कर लेते हैं। तो उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उससे आप में थोड़ी सी जहानत के साथ थोड़ा सा IQ टेस्ट, जो कि बहुत ही हार्ड होता है लेकिन ईजी भी होता है। ईजी समझेंगे तो ईजी हो जाएगा सर, हार्ड समझेंगे जो हार्ड हो जाएगा। ये इट डिपेंड्स ऑन योर समवॉट दैट हाउ ही कैन ही डू। मतलब ये है कि बिल्कुल ईजी होगा, आपके लिए ईजी होगा, लेकिन थोड़े से वर्ड्स थोड़े से होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो उसमें कैसे 2+2 कहते हैं, 4 भी होता है, और 2 कर ले मतलब 2 कितने होते हैं,
तो 22 भी हो सकता है, 2 वो पूछेंगे कि 2 और 2 कितने होते हैं, आप 4 बोलेंगे। बस इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसको करना होगा। जब वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी कि अगर इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसमें आपसे मेंटली पूछे जाएंगे, आपका डिसिप्लिन चेक किया जाएगा, आपका बैठने का अंदाज, अपने बोलने का वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ ऑब्जर्विंग। ये सब चीज़ें आपकी एक तरफ देखी जाएंगी कि आप कितना ऑब्जर्व करते हैं। आया कि आप एक टीचर के सामने बैठे हैं तो आप उससे कितना पिक करते हैं, तो उसका भी टेस्ट लेंगे। और ये भी पूछेंगे कि ये मतलब आप जब रूम में दाखिल हुए तो आपने किस तरह मतलब क्या क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ ऑब्जर्व की, क्या चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, क्या अच्छा है क्या बुरा यूज़ नहीं होती। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट पे मेन होती है वो आर्मी का सबसे मेन होता है। फिर उसके लास्ट जो कॉल आती है जो इंटरव्यू में भी कामयाब हो जाते हैं तो सिविल मेडिकल हॉस्पिटल में उनकी CMP होती है। जब सिविल मेडिकल हॉस्पिटल में उनका पूरा मतलब फुल जिस्मानी उनका वो सेटअप किया जाता है कि आया कि पूरे जिस्म में कोई मसला तो नहीं है, अगर मसला है तो सही, अगर नहीं है तो फिर मसला है तो सही है, मसला नहीं है तो फिर इंशाल्लाह वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सर बस यही था कि आपने कितने मार्क्स चाहिए इसके लिए आपको? रैंक के सर इनके लिए 90 प्लस मार्क्स से 80 प्लस होता है। A1 ग्रेड तो आपके लिए हर हाल में ज़रूरी है। जब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ A1 ग्रेड है, उससे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड नहीं चलेगा। खूबसूरत तरीके से मैं एक्सप्लेन किया कि करेंट लाइफ में एंट्री टेस्ट क्या होता है और कैसे होती है ना। तो मिलिट्री के लिए और करेंट लाइफ के लिए एक ही टेस्ट होता है, क्यों जवाब भी और दनियाल भी। तो अभी हमें दनियाल भी बताएंगे कि मिलिट्री कॉलेज में जो करेंट लाइफ है वो कैसे होती है। जी दनियाल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सजाद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने ज़रिए और को स्पीक कर सकें। शुक्रिया इसका। थैंक यू मैं आपको बताऊंगा कि कैडेट कॉलेज में जैसे जवाब भाई ने बता दिया कि क्या तरीका का है कैडेट कॉलेज में जाने का, मिलिट्री कॉलेज में जाने का, दोनों का सेम ही है। अब मैं आपको डेली रूटीन की तरफ बताने जा रहा हूँ कि एक कैडेट बनने के लिए ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना समझे कि मैं बहुत काबिल हूँ, ये बंदे को ये भी फ़ख्र होता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिज़िकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप इंट्री टेस्ट पास कर लेंगे, इंटेलिजेंस पास कर लेंगे, अगर आप मेडिकल में फेल होगे आपका कोई फ़ायदा नहीं इंटेलिजेंस देने का किसी भी चीज़ का। आप हर चीज़ में पास हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप मिलिट्री कॉलेज में, कैडेट कॉलेज में जब एंटर हो जाते हैं तो सबसे पहले आपका वार्म वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है आपके पास। फिर आपको हाउस अलाउट किए जाते हैं। जो 8th क्लास होती है उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ के माहौल में, लेकिन इसी माहौल से डिफ़िकल्ट माहौल में जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है उन्हें। जी तो वो एडजस्ट नहीं हो, यानी टाइम के साथ एडजस्ट होंगे वो उधर। बिल्कुल टाइम के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे पहले उधर रह रहे होते हैं, सीनियर्स होते हैं वो उधर रह रहे होते हैं, उन्हें माहौल का पता होता है। और जो नहीं जाते हैं उन्हें माहौल के बारे में कुछ नहीं पता, सीखना पड़ता है साथ साथ। तो उनको थोड़ी सख्ती की जाती है, डिफ़िकल्ट थोड़ा उनके साथ बिहेव किया जाता है ताकि ये माहौल में एडजस्ट हो जाए और माहौल के बारे में सीख लें। होता है इस तरह के आपको सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, फिर क्लासेस का टाइम शुरू हो जाता है। फिर क्लासेस टाइमिंग होती है, लंच ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है पहले, फिर लंच ब्रेक होती है। फिर क्लासेस टाइमिंग में आपको यानी इस तरह नहीं कि आप अगर आप लोकल स्कूल में आप इस तरह करते हैं कि बाहर घूमते हैं क्लासेस टाइम में, थोड़ा सा टाइम मिला बाहर निकलो, उस तरह उधर इस तरह नहीं होता। आपने खुद शो करना होता है उधर। जैसे इधर तो उस्ताद पढ़ाते हैं कि उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है, उधर आपकी खुद की ज़िम्मेदारी होती है कि आपने खुद इंटरेस्ट लेना उसमें। जी तो फिर लंच के बाद आपको लंच का बाकायदा टाइम मिलता है, ड्रेस होता है बाकायदा लंच के लिए। फिर आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई जाएगी, हाउस में ही होगी ज़ोहर की नमाज़। ऑफिशियली मगरिब की नमाज़ सिर्फ मस्जिद में पढ़ाते हैं, बाकी ज़ोहर की, असर की, ये सारी हाउस में होती है। फिर नमाज के बाद आपको रेस्ट टाइमिंग मिलता है। रेस्ट टाइमिंग के बाद आप स्पोर्ट्स के लिए चले जाते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उधर, बहुत कुछ होता है, असल्ट कोर्स वगैरह होते हैं, गेम्स होती हैं, एथलीट होती हैं, जो चीज़ आप चाहें जिसमें आपके शौक हो वो आप करें। उसके बाद अगर तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे माहौल के मुताबिक टाइम देख के फिर आज मगरिब की नमाज़ के लिए आ जाते हैं। उसके बाद फिर डिनर टाइमिंग होती है। मगरिब के बाद अगर कोई फ़ालन हो, किसी को कुछ बताना हो तो फ़ालन होता है, और फिर उसके बाद डिनर होता है। डिनर के बाद फ़ालन, फिर फ़ालन होता है। फ़ालन का मतलब होता है पेट स्टेट पूरी करना। मिलिट्री में इस तरह होता है कि फ़ालन होता है। फ़ालन का मतलब होता है कि हर बंदा अपनी जगह पे मौजूद हो। मिलिट्री यही चीज़ एक्वायर करती है, ये नहीं कि अब कोई वॉशरूम के लिए गया हुआ, कोई पानी पीने के लिए गया हुआ। फ़ालन के टाइम सब उधर पूरे आपने जो कपड़े पहने हुए हैं आप फ़ालन में आ गए। और उसके बाद आपको रैप शुरू हो रहे हैं,
आपको जो होमवर्क मिलता है और इंस्ट्रक्टर जो आपको होमवर्क देते हैं वो आप उसको पूरा करें। उसके बाद नाइट्स ऑफ टाइमिंग हो जाती है। उसके बाद आप ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं। ईशा की नमाज़ के बाद लाइट्स ऑफ टाइमिंग हो जाती है। लाइट्स ऑफ टाइमिंग के बाद कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत हो, कोई ज़रूरियात पूरी करनी हो तो अपार्टमेंट से इजाज़त ली जाएगी, उसे बाहर नहीं निकला जा सकता। जी अभी हमें दरमियान भी पहले ये बताएं कि वो मेन कौन सी वजह है या कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से लोग कैडेट लाइफ ज्वाइन करते हैं। जी दरमियान भाई। जी मैं आपको ये बताऊंगा कि मेन वजह क्या है। हर किसी का शौक़ होता है कि हम मिलिट्री कॉलेज में जाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें, उधर का माहौल देखें। सबसे बड़ी मेन वजह उधर का डिसिप्लिन होता है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बच्चे को। जो बाहर और उन्हें तो नहीं पता, जो एक बार चला जाता है वहाँ का रिहायशी हो जाता है, आदि हो जाता है वहाँ का, तो मैं कहता हूँ उसका घर आने का भी दिल नहीं करता ऐसे माहौल में रहकर। ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा माहौल होता है। इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं, वहाँ का स्टाफ टीचर हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ से कैडेट कॉलेज से, मिलिट्री कॉलेज से PMA के लिए अप्लाई करने में ये मैं नहीं कहता कि सिफारिश चलती है, यानी PMA की अलग सीट्स हैं, मिलिट्री कॉलेज से अलग सीट्स होंगी जी कि इन्हें हम प्रेफर करेंगे, सिविलियंस को प्रेफर नहीं करेंगे। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि मिलिट्री कॉलेज से, कैडेट कॉलेज से बच्चे ट्रेन हो जाते हैं। जैसे PMA का डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक पहले उन्हें ट्रेन कर दिया जाता है। तो PMA के लिए PMA में ज्वाइन करेंगे जब तो बहुत आसानी होगी उन्हें। जो सिविलियन PMA में जाएगा तो वो वहाँ के माहौल को बहुत देर से एडजस्ट हो पाता है। जो कैडेट कॉलेज से, मिलिट्री कॉलेज से वो वहाँ के माहौल से वाकिफ़ रह चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि ये वजह जाने की, और वो उधर बहुत जल्द एडजस्ट हो इजीली वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। और बाकी जो सिविलियंस हैं अब उन्हें स्पोर्ट्स का वो इधर उतना नहीं खेलते होंगे, यहाँ की बस क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। अब मिलिट्री कॉलेज में, कैडेट कॉलेज में एथलीट होती हैं, कोरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और स्पीचेज़ होती हैं, लीगल कॉम्पिटिशन होते हैं। उसमें आपको कॉन्फिडेंस पे बात है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आपको यानी आप हासिल तो आप ना करें लेकिन स्टडीज़ में अपनी क्वालिटीज़ में आपको हासिल करना चाहिए। जी तो आप ये कहें बस मैं उससे ज़्यादा, मुझे ज़्यादा होना चाहिए उससे। अगर आप जीत जाते हैं ना तो आप ये ना समझे मैं बस ठीक हूँ सबसे, आप ये समझे मुझे मैं भी कुछ कमी है, मुझे और अच्छा होना चाहिए इससे। तो आप उसके लिए बहुत मेहनत करें। हर जो भी एक्टिविटी हो रही है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आप नहीं कर सकते आप करें, आप ज़रूर उसमें करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत हाई होगा इससे। जी जी थैंक यू। अभी आप बताएं। बहुत शुक्रिया आपका। जो मेन जो चीज़ें होती हैं कि ये होती है जिन्होंने दरमियान भाई ने बताया अपने मिलिट्री कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि वो मिलिट्री कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं कैडेट कॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा बताऊँगा। मिलिट्री कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनमें हार्ड माहौल और हार्ड एटमोसफियर उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और कैडेट की तरफ आ जाएँ तो उन्हें थोड़ी सी रिलैक्समेंट दी जाती है। बजाते खुद मिलिट्री कॉलेज में थोड़ा सा हार्ड माहौल होता है और हार्ड तरीके से उन्हें लिया जाता है। तो मेन चीज़ें जिसकी वजह से लोग ज्वाइन क्यों करते हैं, क्या वजह उनकी मेन रीज़न क्या होती है? तो सिजाद भाई जो मेन रीज़न होती है उनकी वो ये होती है कि सबसे मेन रीज़न होती है कि जो उनका एक होता है ना डिसिप्लिन होता है, एक किरदार होता है। आप एक किरदार जहाँ भी जाएंगे, जिस जॉब में, जिस इदारे में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जिस कंट्री में जाएंगे, सबसे पहले आपकी सिविलाइजेशन देखी जाएगी, आपकी तहजीब देखी जाएगी और आपका किरदार देखा जाएगा, आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखा जाएगा, आपका वे ऑफ लर्निंग देखा जाएगा, वे ऑफ पिकिंग देखा जाएगा, वे ऑफ टीचिंग देखा जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें मायने रखती हैं कि आप किस तरह दूसरों के साथ अच्छे सलूक से पेश आते हैं। अगर आप अच्छे सलूक के साथ पेश आएंगे तो वो भी आपके साथ अच्छे सलूक के, फर्स्ट गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट, दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला फॉर सक्सेस। में आपकी सिविलाइजेशन देखी जाएगी, डिसिप्लिन मेन मायने रखते हैं और डिसिप्लिन ये चीज़ होती है। और इसलिए कैडेट में ये होता है कि आपकी ग्रूमिंग बड़े अच्छे अंदाज से की जाती है। आपकी फुल लाइफ होती है, जो पूरी लाइफ का एक सर्कल है, वो बिल्कुल आपको डिसिप्लिन लाइफ की तरफ ले जाएगा। हर चीज़ का डिसिप्लिन, हर चीज़ हमारे परमानेंट रैंकिंग करते हैं, हमारी रैगिंग करते हैं, हमें पनिशमेंट देते हैं, हमारे जो चीज़ सही नहीं है उसे करते हैं, हमें खाने का तरीका सिखाते हैं, हमें पीने का तरीका सिखाते हैं, हमें चलने का तरीका सिखाते हैं। मतलब हर चीज़ का एक वे है, हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ के एक ज़िंदगी को एक अपने सेटअप पे लेके जाना है। तो वो सब चीज़ें जाने वाले आप जानते हैं, जैसे मिलिट्री में भी होता है। तो मतलब आपको हर चीज़ के बारे में ये बताया जाएगा कि आपने ये करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि एकेडमिक्स,
इसमें एकेडमिक्स, क्योंकि आपके एकेडमिक्स के बगैर आप कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन एक अच्छी डिसिप्लिन अपनी जगह मायने रखता है, लेकिन एजुकेशन का एक अपनी जगह अपनी जगह बहुत अच्छा वो है ना कि एजुकेशन जब तक नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन के बगैर आप गरीब हैं, आपके पास जितना भी पैसा है आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन इंसान बन जाए, बिल गेट्स भी बन जाए। मतलब ये है कि बिल गेट्स ने भी अपनी एक एजुकेशन है, एजुकेशन के जरिए आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। सुंदर पिचाई को देख लें, मतलब उन्होंने एजुकेशन हासिल की तो आज वो गूगल के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कैसे? क्योंकि उनके पास एजुकेशन थी। तो एजुकेशन इस तरह हासिल करें, स्कूल भी सिखा रहे हैं जी वो सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक एजुकेशन होती है, उनका एक अपना सेटअप होता है। अच्छे डिसिप्लिन लाइफ में एजुकेशन सीखने का जैसे ज़्यादा ही और मजा होता है ना। जैसे आप देखें कि वो वहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, टीचर आ रहे हैं उनको सामने उनकी रैगिंग कर रहे हैं, उनके सामने उनको सर्व भी कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा ना, जैसे अक्सर ऐसे होता है क्योंकि फीसें इतनी करते हैं कि वो लेकिन हमारी कैडेट लाइफ, हमारी मिलिट्री लाइफ ये सिखाती है कि इसी तरह की कोई टीचर की शादी कर दिया, अगर कोई करेंगे तो आपको कॉलेज से बरतरफ कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा आपको कोई। इसलिए इसी डर से कोई कैडेट कर ही नहीं सकता और उनमें इतना डिसिप्लिन होता है कि वो नहीं कर सकते। एजुकेशन और बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है, सबसे हाई लेवल O लेवल A लेवल एजुकेशन दी जाती है। अच्छे फेडरल बोर्ड्स की सबसे अच्छी एजुकेशन दी जा रही है और उसमें अच्छा स्टाफ है। हमेशा मिलिट्री कॉलेज में पूरा मिलिट्री स्टाफ होता है, उनके अपना एक मिलिट्री कॉलेज ने अपना एक मिलिट्री स्टाफ बनाया हुआ है। तो मिलिट्री का पूरा स्टाफ ने पढ़ाएगा और अपने तरीके से पढ़ाएगा और बहुत अच्छे डिलीवर करते हैं वो, ठीक है। डिलीवर करने का अपना अंदाज है, फुल कैरेट में होता है। जैसे LED लगी हुई है, उसमें क्लासेस में सामने LED लगी होती है और उसमें लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। ब्लैक बोर्ड भी होते हैं, लेकिन अब वो ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड का ज़माना चला गया है ना, तो आप देखते हैं कि अक्सर LED पे ऊपर प्रैक्टिकल, आप जब तक एक थ्योरेटिकली वर्क करेंगे तो जब प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। इंसान सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पिक करता है जहाँ पर उनको प्रैक्टिकली दिखाया जाए। एक आप प्रैक्टिकल आप फिल्म देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो कभी जिंदगी में भूलेंगे, आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे, सही है। और एजुकेशन ये कि थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, लेकिन आप वो अंदाज होता है ना जो आपको एक अच्छे तरीके से 100% देने का होता है ना, सिद्धार्थ भाई, वो आप नहीं कर सकते हैं। दानियाल भाई बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको हर चीज प्रैक्टिकली उनको सिखाई जाती है। ये सबसे बड़ी पॉइंट, ये जो दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में नहीं होता, ये सिर्फ मिलिट्री कॉलेजेस में या कैडेट कॉलेजेस में ऐसे सबसे बेस्ट किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी सबसे क्या मांगती है सबसे बेस्ट कि उनके प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए। उनको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल, जब आप कोई चीज़ नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करेंगे, वो नहीं लेंगे आपको, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल देखेंगे वो आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करेगी। आप 65 भी ले लें, 60 भी ले लें, वो ले लेंगे, वो 95 भी ले लें, आपको नहीं लेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकली, आप थ्योरेटिकली कर रहे हैं। क्योंकि यार वक्त आपको तैयार होता है, सोल्जर हमेशा अपने उस पर तैयार रहता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, टेबल टेनिस, जितनी भी बॉक्सिंग वगैरह, कराटे, हॉर्स राइडिंग, सबसे मेन है वो हॉर्स राइडिंग है, कराटे है, बॉक्सिंग है। इस तरह की जो मेन चीज़ें ना वो हमें मांगती हैं। हॉर्स राइडिंग सबसे ज़्यादा मांगते हैं, वो बास्केटबॉल की सबसे ज़्यादा मांगते हैं, और उसके साथ जो अच्छे स्पीकर्स होंगे वो उनको मांगिए। तो इस तरह के होता है। उसके बाद लास्ट में जो होता है ना, सिद्धार्थ भाई, ये स्पोर्ट्स बड़ी अहमियत रखती है वहाँ पर। वो दानियाल भाई ने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, वो अभी इतना ज़्यादा हो जाएगा तो सही नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। दानियाल भाई ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, उनसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किया उन्होंने। तो सबसे अच्छी चीज़ ये स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट इंसान स्पोर्ट्स होना चाहिए। और लास्ट में सिद्धार्थ भाई बेस्ट ये है ना कि लास्ट में वो दो करिकुलर एक्टिविटीज हो जाती हैं। उसमें बस मेन वो ये चीज़ होती है कि एक बार जब मैं कैडेट लाइफ में गया ना सिद्धार्थ भाई, तो बस ये हो गया ना कि वो जैसे गया हूँ तो फर्स्ट स्पीच थी मेरी एडजुटेंट मेजर जफर अली खेतराम साहब थे हमारे वहाँ पर, जो हमारे कैडेट कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज हैं। उनकी पर्सनैलिटी ने हमें बहुत मुतासर किया है, हमने बहुत कुछ मोटिवेशन एक्सप्रेशन वहाँ से मिली है मुझे। मेजर जफर साहब बहुत ही बेस्ट रह चुके हैं, आज भी हमें अपने सुनहरे अल्फाज में याद करते हैं कि सर जहाँ पर भी हो सही सलामत हो, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाए। तो जब स्पीच की ना मैंने, तो मैंने बहुत मेहनत की दिन रात, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहा था। आज ज़िंदगी में कभी किसी के सामने नहीं बोला, तो स्टेज में सबके सामने क्या बोलता। तो बस ये हुआ ना कि चला गया वहाँ पर, तो मैंने शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मोस्ट मर्सीफुल, ऑनरेबल मिस्टर प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड जनरल फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय टॉपिक पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म, डिवोशन, डिवोशन। यहाँ पर रुक गया मुझे, वो हो गया ना, मेरा मसला बन गया कि आज तक नहीं बोला मैं, और वहाँ पर वो बोल रहा हूँ कि क्या पूरी स्पीच एक 3 मिनट की 4 मिनट की कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं वहाँ एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो मैं रुक गया वहाँ पर, बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैंने सोचा क्या होगा, लेकिन सर ने पीछे से कहा कि जो भी आप कर सकते हैं आप करें। फिर मैंने स्पीच पूरी की, लेकिन मैं रुक गया था बहुत ज़्यादा, 1 मिनट रुका रहा वहाँ पर, खड़ा रहा स्टेज पर, लोगों का मुँह देखता रहा।
कि भाई मैं क्या हूँ और क्या करूँगा। लेकिन जब लास्ट में जब हो गया, मेरी पोजीशन लास्ट में ही आई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रुक गया था। तो कहते थे कि यू हैव लर्न योर स्पीच इन रट्टा मैनर्स, रट्टा, आपने रट्टा लगाया इसको स्पीच को। दानियाल भाई ने भी इस तरह एक कहा था कि मैंने भी स्पीच की थी, मैंने रट्टे में की थी, लेकिन मेरा कामयाब हो गई थी। इनकी कामयाब हो गई, लेकिन मैं इतना इससे काबिल नहीं था कि अपनी वो भी कामयाब कर सकूँ, नहीं कर पाया। तो ये हुआ कि रट्टा मैनर्स, उससे लोग इंसल्ट हो गए, वो छोड़ देते हैं ऐसा काम। तो मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने और उससे आगे का फिर दोबारा स्पीच की इंग्लिश में और ज़्यादा, फिर भी नहीं रहा, कॉलेज लेवल तक गया, उससे अच्छे सीधे लेवल तक गया हूँ मैं। जफर साहब ने और मेरे टीचर हैं, मैम रियाना एक मेरे टीचर भी हैं उसमें, तो रियाना मैडम है, वो उर्दू की है, अयाज शाही साहब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मैडम फरहाना ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे आगे उन्होंने बढ़ाया है। मैडम फरहाना बहुत अच्छी लेक्चरार है वहाँ पर हमारे कॉलेज में, बस बेस्ट लेक्चरार हैं और बहुत ही अच्छा डिलीवर करती हैं और हर चीज़ के एग्जाम्पल देंगे। बस ये कि वो करिकुलर ये होगी, ठीक है। स्पेलिंग बी क्वेश्चन, स्पेलिंग बी कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, एक्सटेम्पोरे, उसके बाद उर्दू स्पीच, इंग्लिश स्पीच, उसके बाद सेल्फ स्पीकिंग, इस तरह बस ये है कि सजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने बोलने के बहुत ज़्यादा, हमारे पास अल्फाज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने कम वक्त में इतने उसमें अलग एक माहौल चाहिए, एक अच्छी चीज़ चाहिए, एक अच्छा वहाँ पे प्रैक्टिकली भी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल भी चाहिए कि हम वहाँ पर जाके जाएँ, वहाँ पर शेयर करें। अगर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह कैडेट में भी आपके साथ जाएंगे। सजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके साथ चलूँगा। जी सर ज़रूर, आप जी वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत तो शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से दिया और बड़ी मोटिवेशन दी, एनर्जी दी, और ये एनर्जी आपके अंदर मेंटेन रहनी चाहिए इंशाल्लाह सर। तो अभी दनियाल भी कुछ बताना चाहिए इस बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जवाद भाई ने कहा कि मेरी स्पीच रुक गई तो लोग मुझे हंस रहे, देख के लोग आप पे हंसते हैं, हंसने दें, वो हंस रहे हैं, उससे आपका फ़ायदा हो रहा है। वो जब आप पे हंसेंगे, आपके अंदर पैदा होगी यार ये मुझ पे हंस रहे हैं, तो आप स्पीच करते हैं, लोग आप पे हंसेंगे, कहेंगे ये आपके अंदर कुछ पैदा होता है कि यार ये मुझ पे हंस रहा है, मैं कल स्पीच गलत करूँगा, ये मुझ पे हंसेगा। आपको उनके हंसने से आपको फ़ायदा होता है, आपके अंदर जो जज्बा है वो और बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे हाई होता है, आप अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा एंड में कि आप मिलिट्री कॉलेज और कैडेट करने जाए, आप कैडेट बन रहे हैं, एक मिलिट्री कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल सबसे हाई होना चाहिए। मिलिट्री ये चाहती है कि आप अंदर से क्या हैं, आप बाहर से रट्टा मार के आ जाओ, आप अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, वो आपको अंदर से देखना चाहेगी। ये नहीं चाहेगी कि वो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, वो ये नहीं देखेगी, वो ये देखेगी कि आप अंदर से क्या हैं, वो आपको अंदर से जांचना चाहेगी। वो ये देखेगी ये मुझे इंग्लिश सुना रहा है कि अंदर से भी इसकी यही इंग्लिश है, क्या इसने कुछ सीखा है अंदर से। आप बाहर से तो ये सुना मैं ये हूँ, मेरा ख़ानदान है, वो आपको जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके घर के एक एक ख़ानदान, एक एक फ़र्द का बायोडाटा उनके पास होगा, मौजूद होता है। वो आपको अच्छी तरह जांच लेंगे। जब आप फेस टू फेस उनके सामने होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, तो वो आपको दिमाग पढ़ देते हैं, ये जो मुंह से बोल रहा है कि अंदर से भी ये इस तरह है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अच्छी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करें। जी देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों उन्होंने बताया कि कैडेट लाइफ कैसी होती है, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और मैं तो रियली इम्प्रेस हुआ है इनकी ये बातें सुनकर। मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं उस उम्र में जाऊँ और दोबारा एडमिशन लूँ इस लाइफ में, लेकिन अब तो खैर हम अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। तो होपफुली जो हमारी जो जनरेशन है उनको भी इस लाइफ में एडमिशन दिलवाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।